वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस जुलाई 2023 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2023 वो सारे हम कवर अप कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम 17 जनवरी 2023 में जो आपका क्वेश्चन पेपर बना था वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। और इसकी जो रेस्पॉन्स शीट थी वो मेरे को रुचि शर्मा ने भेजी थी, तो उनको बिग थैंक्स है कि उन्होंने अपनी रेस्पॉन्स शीट भेजी और उसी की वजह से हम ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी भी अगर आपके पास आपकी रेस्पॉन्स शीट हो, कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट जो आपने आंसर की के समय डाउनलोड की होगी और फिर उससे मैच करे होंगे अपने कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, तो जो आंसर की के टाइम पर आपने रेस्पॉन्स शीट कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड की होगी, वो रेस्पॉन्स शीट आपको मुझे भेजनी है। मेरी मेल आईडी है shilpi ch511@gmail.com। तो इस मेल आईडी पर आप क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स शीट अपनी भेज सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास 20 जनवरी या 23 जनवरी की रेस्पॉन्स शीट हो। देखिए 13 जनवरी के बाद जो सीधा पेपर हुआ था वो आपका 17 जनवरी को ही हुआ था। बीच में 14, 15, 16 में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो 13 के बाद अभी जो हम ये पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं वो 17 जनवरी का ही देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगी। पूरा समरी है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी का। तो अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरी मेल आईडी है shilpi ch511@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल आईडी के थ्रू भी कोई इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9411662115 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग नोट्स। तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपको 120 रुपीज़ जो हैं पेटीएम के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी 120 रुपये की। और आपको जो साइंस के नोट्स हैं वे सारे प्रीवियस ईयर 2021-22 भी मिल जाएंगे, और 2023 के जैसे ये सारे कंप्लीट होंगे इनको पीडीएफ की फॉर्म में विद आंसर्स बनाकर मैं आपको दे दूंगी। तो जो भी बच्चे नोट्स लेंगे तो वो या तो आप मेरी मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 17 जनवरी में आपके किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बने थे। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको फ्रेम करने का तरीका जो है वो सीटेट ने बदल दिया। क्वेश्चन क्या है, चलिए पहले इंग्लिश में देखते हैं। 2 वायर हैं फॉर्मिंग द ओपन एंड ऑफ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल। मतलब पूरा एक सर्किट है, अभी वो ओपन है, उसमें बल्ब भी है और इलेक्ट्रिक सेल भी है जो उसके चार्ज का क्या कराएगा, फ्लो कराएगा। आर डिप्ड इन द फ्लोइंग लिक्विड 1 by 1, इनको डिप करा गया है लिक्विड में। और अब हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट भी करी गई हैं कि किन में बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और किन में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। जैसे 4 लिक्विड हैं ABCD, और यहाँ पर लिखा है कि बल्ब ग्लो और नोट, कि बल्ब जला या नहीं जला। तो आपको पता है सिंपल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो लिक्विड कौन से हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं अपने अंदर से। तो ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, 32 क्लासेस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। कि हम जब देखते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले लिक्विड हैं उसमें क्या जाते हैं, आपके विनेगर आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, और आपका जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो आ जाता है। वो सारे के सारे क्या हैं, आपके गुड कंडक्टर हैं। बैड में आ जाएगा क्या, ऑयल हो जाएगा, आपका डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब बैड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के। तो इन केसेस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब लिक्विड ए है, इसमें क्या हुआ, बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, मतलब यस का साइन, मतलब क्या, बल्ब इसमें ग्लो करा। तो यहाँ पर चारों ABCD जो लिक्विड हैं, जो द्रव हैं, वो हमें पहचानने हैं। अब जब बल्ब ग्लो करा है इसका मतलब वो शुगर का सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। क्यों, क्योंकि शुगर का सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जब वो न्यूट्रल होता है तो उसमें से आयन जो है वो रिलीज नहीं होंगे, तो वो बल्ब वहाँ पर ग्लो नहीं करेगा। सेम ऐसे ही डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हम हिंदी में आसुत जल बोलते हैं, उसमें भी जो है वो भी बैड कंडक्टर होता है, तो उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो करा होगा या तो ये सॉल्ट वाटर रहा होगा या ये कॉपर सल्फेट रहा होगा। इन दोनों के केस में ही कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट में भी जो आयंस हैं वो रिलीज होंगे, तो इन दोनों के केस में बल्ब जो है वो ग्लो करा होगा। अब बी क्या हुआ, बी लिक्विड में जब उनको डाला गया वायर को, तो उसमें देखा गया कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करा। इट मीन्स जो बी रहा होगा वो बैड कंडक्टर रहा होगा, और बल्ब ग्लो नहीं
करा तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में तो बल्ब ग्लो कर जाना चाहिए, तो इस वजह से ऑप्शन 4 भी यहाँ से हट जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ए लिक्विड जिसमें बल्ब ग्लो करा था वो था कॉपर सल्फेट, बी लिक्विड जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करा था वो था शुगर का सॉल्यूशन, सी में भी बल्ब ग्लो नहीं करा, इट मीन्स वो क्या था, डिस्टिल्ड वाटर, और डी क्या था, इसमें बल्ब ग्लो कर गया था, वो था सॉल्ट का वाटर। क्योंकि आपको पता है जो सॉल्ट है आपका सिट्रस वाले जो वाटर होगा या फिर विनेगर होगा, इन सब में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, H+ आयन रिलीज होते हैं, जबकि जो शुगर का सॉल्यूशन होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, याद रखेंगे ये सारे के सारे बैड कंडक्टर में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आपको हनी का सॉल्यूशन बोल दे कभी, हनी सॉल्यूशन भी बैड होगा, ऑयल बोल दे, वेजिटेबल ऑयल, ये भी क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको बस देखिए क्वेश्चन वही है आपका, लेकिन इसको पूछने का तरीका बहुत अलग तरीके से बदल दिया गया है। ऐसे यहाँ पर हिंदी में लिखा है, एक विद्युत सेल और बल्ब से बने विद्युत परिपथ को दो खुले सिरे बनाती तारों से एक एक करके निम्नलिखित द्रवों में डुबाया जाता है और नोट किया जाता है कि बल्ब जला कि नहीं। और ये यहाँ पर अवलोकन जो है वो किया गया, ये हमको बताना है, और इसी के आधार पर हमको बताना था कि ABCD जो मेरे द्रव हैं वो कौन कौन से हैं। जब द्रव ए में पूरे वायर को डाला गया तो देखा गया जो बल्ब है वो प्रदीप्त हुआ या नहीं हुआ, यस हुआ, इट मीन्स वो क्या है, कॉपर सल्फेट हो सकता है या लवणीय जल हो सकता है। बी में बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो कॉपर सल्फेट वाला ऑप्शन यहाँ से बाहर हो गया, ये वाला चीनी का विलयन ही रहा होगा क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। सेम ऐसे सी जो आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो भी पुअर होता है। डी में जल गया है, इसका मतलब वो क्या है, लवणीय जल है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, जब एक नया सब्सटेंस बनता है तो याद रखेंगे वो हमेशा आपका केमिकल चेंज होता है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, और साथ में वो क्या है, वो इरिवर्सिबल है, वो आपका अनुक्रमणीय परिवर्तन है, मतलब वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन 100% 2023 में फिजिकल और केमिकल चेंज से आएगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आएगा। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं, मैंने बहुत बार समझाया है, जिनमें सिर्फ सब्सटेंस की स्टेट बदलती है, उसकी अवस्था बदलती है। जैसे पानी है, उसको गर्म कर लिया फिर ठंडा कर लिया तो वो फिर से गर्म, मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म कर दिया तो वो भाप बन गया, लेकिन उसको ढक देंगे तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्या हुआ, पानी था नॉर्मल, उसको फ्रीज में रख दिया तो वो बर्फ़ बन गया, बाहर निकाल देंगे तो वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ गया। तो हमने उसकी अवस्था बदली। जैसे मैंने क्या, आइसक्रीम पिघल गई, वो भी क्या है, सिर्फ एक क्या है, उसकी अवस्था बदल रही है। जैसे ही क्या होता है, मोम में जो पतला सा धागा होता है उसका जलना तो क्या होता है, वो तो केमिकल चेंज होता है, वो तो पूरा जल जाता है। लेकिन ये जो बाहर की मोम होती है, इसका पिघलना जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि वो ठोस बन जाता है, फिर उसको पिघला लेंगे तो फिर लिक्विड हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर जैसे मैंने दीवार पर पेंट कर दिया, पेपर को कट कर दिया, लकड़ी को काट दिया, ये सब फिजिकल चेंज है, ये सब भौतिक परिवर्तन है, जहाँ पर सिर्फ सिंपल अवस्था बनती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती और ना ही कोई नया सब्सटेंस जो है वहाँ पर बनता है। लेकिन जब मैं केमिकल चेंज की बात करती हूँ तो उसमें हमेशा रिएक्शन होगी, कोई नया सब्सटेंस जो है वहाँ पर बनकर आएगा, और मोस्टली जो होता है, 100% नहीं, मोस्टली ज़्यादातर जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लकड़ी को काटा तो वो फिजिकल चेंज है, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मैंने लकड़ी को जला दिया तो वो राख में बदल गई, वो ऐश में बदल गई, और वो क्या है, मेरा केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जो होते हैं मोस्टली इरिवर्सिबल ही होते हैं, और फिजिकल चेंज जो होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। सारे नहीं कहेंगे, सारे क्यों नहीं कहेंगे, जैसे लकड़ी है, उसको मैंने छोटे छोटे बुरादे में अगर जो है उसका बुरादा बना दिया तो क्या उस बुरादे से आप लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो मैं ये नहीं कह रही कि 100% सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, मोस्टली जो सभी फिजिकल चेंज होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, वो आपके उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो समझ में आया फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, W इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन अ एंट एसिड। देखिए जब हमें चींटी काट लेती है तो उसके डंक से हमें खुजली होती है, तो वो अपने एसिड को हमारे अंदर रिलीज़ कर देती है, उससे हमें खुजली इचिंग होती है।
उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड रिलीज हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का प्रयोग करेंगे, क्षार का प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो ऑप्शन है यहाँ पर होना चाहिए कि इसका केमिकल सब्सटेंस का नेचर क्या होगा, वो सीधी सी बात है वो बेस होगा। तो एसिड वाले ऑप्शन तो यहाँ से बाहर हो गए। तो देखिए, या तो सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है या सोडियम बाई कार्बोनेट की बात हो रही है। देखिए, W इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज इन एंटासिस एज वेल एज क्लीनिंग एंड बेकिंग पाउडर। देखिए, जब भी बेकिंग प्रोडक्ट की बात आ गई तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका बेकिंग सोडा ही है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की, NaHCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर NaHCO3। तो ये यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है, जिसे हम एंट एसिड की तरह भी यूज़ करते हैं और धोने और बेकिंग उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है। अब क्योंकि ये बेस है तो आपको पता है जो टर्मरिक का सॉल्यूशन है, हल्दी का सॉल्यूशन है, वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, वहाँ पर उसका कलर येलो ही रहेगा। लेकिन टर्मरिक का सॉल्यूशन में बेस के साथ रिएक्शन होती है, वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही लिखा है, व्हेन टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडेड टू X देन इट टर्न्स Y। तो ये Y में परिवर्तित हो जाती है, मतलब ये रेडिश बन जाती है। द कॉमन नेम ऑफ W इज Z। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो बेकिंग सोडा भी है। इससे ही समझ जाते हैं आप, बेकिंग प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा है तो इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। अब अगली बार आपको एक ऑप्शन ऐसे करके भी दे देगा, बताइए जो ऐसे दे देगा, NaHCO3 के कॉमन नेम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखेंगे, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और ये बेकिंग प्रोडक्ट में भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से भी ऑप्शन बनाकर आपको दे देगा। तो अब मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कथन का यहाँ पर हमको चयन करना है। देखिए, जो वायरस होते हैं ना, इनकी कोई मेडिसिन नहीं होती। इनकी क्यों मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, और जब इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता तो इनके लिए मेडिसिन बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, ये बात सही है। दे कंटेन DNA और RNA, बिल्कुल इनमें DNA और RNA ही होता है, और 2 ही ऑप्शन सही बताने थे। अब देखिए, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। ये लघुत्तम जीवित सूक्ष्म जीव है, ये जीवित नहीं होते, ये तो मृत अवस्था में होते हैं। इनको चाहिए होता है एक होस्ट। ये किस पर निर्भर करते हैं, ये वायरस जो होते हैं खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे यहाँ पर लिखा है, दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ये स्वयं प्रजनन कर सकते हैं, नहीं, ये स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते। ये किसी होस्ट की बॉडी पर डिपेंड होते हैं, ये होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं। अगर होस्ट का सेल इनको नहीं मिलेगा तो ये स्वयं मर जाते हैं। जैसे तभी तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ था उनको सेपरेट कर दिया जाता था, क्योंकि उनकी बॉडी में वो खुद थोड़े टाइम बाद मर जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा होस्ट मिल गया तो वो फिर उसमें जाके रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और वो स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर इसकी जगह यहाँ लिविंग नहीं लिखा होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता, दे आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये लिविंग नहीं है, ये जीवित नहीं है, ये मृत की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की बात करी जाए तो वो आपका बैक्टीरिया होता है, जिसमें होता है आपका माइकोप्लाज्म। ये आपका स्मॉलेस्ट सेल है, इसकी लेंथ जो होती है 0.1 mm जो है वो इसकी लेंथ होती है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, याद रखेंगे, बैक्टीरिया। अगर खाली आपसे ये पूछे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तब आप वायरस बोल सकते हैं, लेकिन वो लिविंग में नहीं आएगा। तो इसलिए C और D मेरे गलत हैं, A और B मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, सिस्मोग्राफ is an instrument used to measure the intensity of earthquake।
तो सिस्मोग्राफ मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो भूकंप लेखी है ये मुख्यतः क्या है? ये देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, बैरोमीटर नहीं है, ये है क्या? आपकी एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, कंपमान छड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। देखिए, जो सिस्मोग्राफ है ये आपसे आगे ये भी पूछ सकता है, विच डिवाइस इज यूज्ड, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड किस यंत्र के थ्रू, किस स्केल में मापा जाता है, तब वहाँ पर आंसर होता है रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बताना, जैसे अर्थक्वेक की वैल्यू होती है 7, 7.1 का आया, 3 का आया, 4 का आया। तो जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? रिएक्टर स्केल में। लेकिन अगर ये पूछा जाए अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस में, तीव्रता किस में मापी जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट में, वो सिस्मोग्राफ होता है। और जो वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पर उन्हें हम सिस्मिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव जो है हम उनको बोलते हैं। और अर्थक्वेक अर्थ के अंदर जहाँ ओरिजिनेट होता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। याद रखेंगे, अर्थ के अंदर जिस पॉइंट पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है उसे हम फोकस बोलते हैं। और उसके सीधा परपेंडिकुलर ऊपर, अर्थ के ऊपर उसके सीधा परपेंडिकुलर वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? वो आपका एपिसेंटर कहलाता है। तो याद रखेंगे, अर्थ के अंदर वाला जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ वो होता है फोकस। उसके परपेंडिकुलर अर्थ के ऊपर जो वाला पॉइंट होता है, जस्ट उसके ऊपर वाला पॉइंट अर्थ के सरफेस पर, वो होता है आपका एपिसेंटर। और जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो वेव क्या कहलाती हैं? जो तरंगे प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक में, भूकंप में, वो कहलाती हैं सिस्मिक वेव। और जो क्रैक्स आते हैं वो कहलाते हैं आपके फॉल्ट। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन? निम्न में से जीवों और उनके श्वसन अंगों का कौन सा समुच्चय सही है, ये हमको बताना है। जैसे अगर मानव की बात करें तो उसका जो श्वसन अंग है वो लंग है। हम लंग के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर कुछ जीव दिए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं और उनके श्वसन अंगों से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमें उनका मिलान करना है। अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूँ तो वो अपनी स्किन से क्या करता है? ब्रीथ करता है, अपनी त्वचा से ब्रीथ करता है। सेम ऐसे जो फ्रॉग होता है वो पानी में अपनी त्वचा से जो है वो ब्रीथ करता है, ये आपको याद होना चाहिए। जो कॉकरोच होता है वो अपने ट्रैकियल सिस्टम से, जो श्वासनाल तंत्र होता है उससे ब्रीथ करता है। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली बताया गया है और नोट्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। डॉल्फिन जो होता है ये मैमल के अंदर आता है, इसे हम फिश में कंसिडर नहीं करते। ये क्या होता है? ये मैमल में कंसिडर होता है। मैमेलिय ग्रंथि इनके अंदर पाई जाती है जो दूध का स्त्राव करती हैं। तो डॉल्फिन जो होती है वो अपने लंग से, डॉल्फिन जो है वो अपने लंग से ब्रीथ करती है। तो इन सारे ऑप्शन को जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। ए का मिलान किससे होगा? सेकंड से होगा। बी का मिलान थर्ड से होगा। सी का मिलान फोर्थ से होगा। और जो स्नेल है, जो घोंगा है, वो आपका जो गिल है, जो क्लोम है, उसके माध्यम से जो रेस्पिरेशन है वो करता है। और फिश भी जो होती हैं वो अपने गिल के थ्रू ही रेस्पिरेशन करती हैं। अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो वो पानी के अंदर अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, लेकिन जो लैंड होता है, जो स्थल होगा, वहाँ पर वो अपने लंग्स जो होते हैं उसके थ्रू क्या करता है? ब्रीथ करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, जब मैं बच्चे मुझसे बता रहे थे पिछली बार जब ये पेपर हो रहे थे तो बच्चे अपने जो पूरा पेपर दे के आते थे वो एनालिसिस के टाइम पर वो कुछ क्वेश्चंस बताते थे। तो उसमें बच्चों ने मुझे साउंड की जगह ना क्या बोल दिया था? लाइट बोल दिया था। तो लाइट में तो फिर अलग होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ घबराना नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, जब वो प्रेशर में होते हैं ना तो उन्हें ये साउंड भी ना लाइट दिखने लगता है, ऐसा हो जाता है माइंड। तो वहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ों को करना है। लाइट का कॉन्सेप्ट अलग है और साउंड का कॉन्सेप्ट अलग है। द साउंड ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एंड आयरन रोड एंड देन इन टू द एयर एंड बैक टू द वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल सक्सेसिवली। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट से है जो हम पढ़ते हैं कि जो ध्वनि होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और जो गैस होती है उनमें सबसे कम होती है। ध्वनि तरंगे अब
अब जल से लोहे की छड़ में गति करती है, फिर वायु में गति करती है, फिर वापस जल में गति करती है। तो ध्वनि की गति का क्रमांक यहाँ पर क्या होगा वो हमको बताना है। अब देखिए मैंने आपको बताया अभी कि सॉलिड जो होते हैं, जो ठोस होते हैं, उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तरंग जो है वो आसानी से ट्रैवल करती है जल्दी से। तो देखिए जल से लोहे की छड़ में गई, आपका लिक्विड से सॉलिड में गया, तो सॉलिड में जब बताया है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ध्वनि की चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें वृद्धि होगी। अब लोहे से वो वायु में गई, अब वायु में गई है तो वहाँ तो ध्वनि की चाल कम होती है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, और ऐसा एकमात्र ऑप्शन जो है मुझे ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिलता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। वायु से फिर किस में गई, वो जल में गई, तो जल में क्या होगा, वो फिर से बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो ध्वनि होती है, जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो द्रव होते हैं उनमें कम होती है, और सबसे कम जो होती है वो आपकी गैस होती है। तो जब वो जल से लोहे में गई, जल से लोहे में गई तो यहाँ पर वो बढ़ेगी, और जब वो द्रव से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वायु में गई, तो वो वहाँ पर घटेगी, लेकिन वो वायु से वापस जल में आई तो वहाँ पर वो फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए साउंड की जगह अगर लाइट आ जाए, है ना, तो लाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता, जो लाइट होती है जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है, मतलब हल्के से भारी मीडियम में जाती है। लाइट जो है मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे एयर जो है वो एक मीडियम हो गया, पानी जो है वो एक मीडियम हो गया। तो एयर यहाँ पर हल्की है तो ये रेयरर मीडियम है, पानी यहाँ पर भारी है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है, हल्के से भारी में जाती है, तो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो घट जाती है। इतना पॉइंट आपको लाइट के बारे में भी याद रखना है। और जो लाइट होती है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, और जो साउंड होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट के केस में जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, जैसे एयर से वाटर में अगर लाइट जाएगी तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो घट जाएगी। लेकिन अगर वो वाटर से एयर में जाएगी, भारी से हल्के में जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वहाँ पर बढ़ जाएगी। ये पॉइंट भी है जो आपको एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का यहाँ पर हमको चुनाव करना है। अभिकथन, असर्शन जो दिया है, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार, किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। ये बात अब यहाँ पर सही है, गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब कार स्टेशनरी में है, जैसे बोलते हैं ना कि बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो बताइए कौन सी फोर्स वहाँ पर लग रही है, तो देयर इज़ अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स। वहाँ पर जो नेट फोर्स होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि सारी फोर्स बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ज़ीरो होता है, और हम ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात सही होगी, देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। रीज़न क्या दिया है इसके पीछे, फ्रिक्शन एक्ट ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, ये रीज़न यहाँ पर गलत है कि घर्षण केवल गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। नहीं, घर्षण जो है वो हमेशा कार्य करेगा, रुकी हुई वस्तु पर भी कार्य कर रहा है, लेकिन वो बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होती है, तो हम ये कह देते हैं कि कोई बल वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो कारण दिया है वो यहाँ पर गलत है, लेकिन जो अभिकथन है वो सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, किंतु आर गलत है। ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे इसको समझते हैं, जैसे एक इंसान आगे मूव करने की धक्का दे रहा है, उसको पुशिंग बाय मैन, कार को पुश कर रहा है। अगर मैं जाके बाहर कार को पुश करना शुरू कर दूं तो क्या कार धक्का आगे बढ़ जाती है? नहीं, वो फिर भी रुकी रहती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वहाँ पर कार्य कर रही है, लेकिन मेरे द्वारा फोर्स लगा है और फ्रिक्शन के द्वारा उतना ही फोर्स उसको रोकने में काम कर रहा है। एक ऊपर से वेट लग रहा होता है और नीचे से क्या होती है, रिएक्शन फोर्स भी लग रही होती है। तो कुल मिला के ये सारी फोर्स जो हैं वो बैलेंस होती हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 न्यूटन हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्यों? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो यहाँ पर 0 हो गई है, बैलेंस फोर्स यहाँ पर लगती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी अवस्था में ही रहता है, स्थिर अवस्था में ही रहता है। तो समझ में आ गया होगा अब आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, रीना टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक 3 आइडेंटिकल होल एट डिफरेंट लेवल ऑफ द बॉटल। रीना ने क्या करी, एक प्लास्टिक की बोतल ली और उसमें विभिन्न तलों पर सर्वसम 3 छिद्र किए। एक यहाँ पर किया, मतलब इक्वल अमाउंट के होल किए,
3 अलग अलग जगहों पर, ठीक है। शी फिल द बॉटल एंड ऑब्जर्व वाटर फ्लो, इसने पानी भरा, इसमें बोतल में पानी से भर दिया और जल के प्रवाह का परीक्षण किया। तो कौन सा कथन यहाँ पर उसमें अवलोकन और निष्कर्ष के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंसेस सही। बेसिकली यहाँ पर ये प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, जो दाब है उसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो पानी है वो सबसे ज़्यादा दूर पर जाएगा, क्योंकि आपको पता है जितना हम डेप्थ में होते हैं प्रेशर उतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी दूरी तक जाता है। यहाँ पर पानी थोड़ा कम जाएगा और यहाँ पर कम जाएगा। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यही हम प्रेशर में पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा डेप्थ में होंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होता है, और जितना हम डेप्थ में कम होते चले जाते हैं प्रेशर जो है वो भी आपका क्या होता है, घटता चला जाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा अवलोकन वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम आउट विद द लीस्ट फोर्स, जो पानी सबसे ऊपर वाला छिद्र है उससे निकल कर आ रहा है वो सबसे न्यूनतम बल के साथ बाहर आएगा, तभी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कवर करेगा। एंड फॉल एट द मिनिमम डिस्टेंस, और न्यूनतम दूरी पर गिरा। ये बात यहाँ पर सही होगी। बाकी सारे ऑप्शन अगर मैं देखूं, वाटर कम आउट ऑफ ऑल 3 होल एट सेम फोर्स से नहीं होगा। सेम फोर्स से तब होता है अगर छिद्र दोनों तरफ समान जगह पर होते हैं, लेकिन छिद्र अलग अलग लेवल पर हुए हैं, एक ऊपर हुआ होगा एक नीचे हुआ होगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि प्रेशर क्या होती है आपकी, फोर्स अपॉन एरिया होती है, डायरेक्ट फोर्स पर निर्भर करती है। फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम, या फिर हम ये बोलेंगे प्रेशर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। अब सबसे आपको पता है जो नीचे छिद्र किया था, नीचे होल किया था, यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो फोर्स भी सबसे ज़्यादा है, तो और सबसे ऊपर क्या होगा, फोर्स सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर सबसे कम है। तो सेकंड वाला ही तो सही होगा। जल सर्वोच्च छिद्र में न्यूनतम बल से बाहर आएगा और न्यूनतम दूरी पर गिरेगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। टॉप मोस्ट होल कम आउट विद मोस्ट फोर्स, नहीं, मोस्ट फोर्स नहीं होगी। मोस्ट फोर्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रेशर कम है तो फोर्स भी कम होगी। लीस्ट फोर्स तो है लेकिन मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर कवर अप करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या देखा, अच्छा बॉटम लिख दिया है। बॉटम होल में जो है वो लीस्ट फोर्स है, नहीं, बॉटम होल जो होगा उसमें तो जो फोर्स होगी कि सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा नीचे की तरफ। तो इस वजह से जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट, सही अवलोकन और निष्कर्ष होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। सॉइल वाले चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है आपका मृदा वाले चैप्टर से बना है। सॉइल विद स्लो पर्कुलेशन रेट, देखिए पर्कुलेशन रेट जो होता है, परिस्रवण दर, ये पानी के निकलने की दर होती है। जैसे जो अगर मैं रेत की बात करूँ उसमें पानी आप डालेंगे तो पानी एकदम बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स वहाँ पर जो पर्कुलेशन रेट है, परिस्रवण दर है, वो सबसे ज़्यादा है। तो समझ में आया, पर्कुलेशन रेट क्या होता है, पानी निकलने की दर, जहाँ वो ज़्यादा होगी वहाँ पर पर्कुलेशन रेट भी ज़्यादा होगा। सॉइल विद स्लो पर्कुलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए जहाँ पर पर्कुलेशन रेट कम होगा इट मीन्स पानी कम निकलेगा। पानी निकलना ही तो मैंने आपको पर्कुलेशन रेट बताया। जब पानी कम निकलेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर मॉइस्चर होगा, तो वहाँ पर आर्द्रता होगी। तो ये ही कथन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। बाकी सारे अगर मैं देखूँ, रूट ऑफ प्लांट ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज पर्कुलेशन रेट, अगर देखिए जो जड़ें होती हैं वो पानी को निकलने नहीं देती, पानी को रोक कर रखती हैं, तो वो पर्कुलेशन रेट को बढ़ाएंगी नहीं, वो घटाएंगी। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फास्ट पर्कुलेशन रेट मतलब पानी निकलने की दर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर पानी अच्छा एब्जॉर्ब होगा, नहीं, पानी क्यों एब्जॉर्ब होगा, पानी तो निकल जाएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। सॉइल विच हैव लार्ज पार्टिकल, जैसे सैंड जो होती है, जो बालू मृदा होती है, जो आपका रेत होता है, उसमें पर्कुलेशन रेट सबसे हाई होता है, ना कि लो। इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए ये आप याद रखेंगे, जो सबसे हाई पर्कुलेशन रेट होता है वो सैंड में होता है, वो आपका रेत में होता है, और सबसे कम पर्कुलेशन रेट जो होता है वो आपकी क्ले सॉइल में होता है, क्योंकि जो उसके कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं, जिससे पानी उनमें से नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। 2021-22 में के जो शिफ्टों में क्वेश्चन हुए थे वहाँ से रिपीट कर 2023 में भी पूछ लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ फ्यूज़ वायर, देखिए जो फ्यूज़ वायर होते हैं वो एक सेफ्टी डिवाइस होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसकी एक
लिमिट होती है करंट की, मिनिमम लिमिट होती है, सॉरी, कि उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो विद्युत परिपथ है, उसमें जो विद्युत जो करंट है जो फ्लो कर रहा है, क्या उसकी कोई मिनिमम लिमिट होती है? मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं। इसी वजह से एक डिवाइस लगाया जाता है, एक सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम फ्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ जो है वो सेफ गार्ड की तरह काम करता है सर्किट में, और वो हर सर्किट में, बिल्डिंगों में लगा रहता है, ताकि जो डैमेज वगैरह है वो वहाँ पर ना हो, उससे हमें प्रिवेंट करता है। और ये जो फ्यूज़ होता है बेसिकली अलॉय का बना होता है, किसका? लेड और टिन का। ये भी याद रखेंगे, ये मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ, इसको समझिए। तो आंसर इस हिसाब से क्या होना चाहिए? कौन सा मटेरियल है यहाँ पर? बी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही होगा कि फ्यूज़ के लिए मैं किस मटेरियल का यूज़ करूँगी, या तो वो लेड होगा या टिन होगा। तो लेड और टिन में ही मेल्टिंग पॉइंट लो और रेजिस्टिविटी हाई मिलेगी, या और भी कोई जो मटेरियल है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, बस उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, वो वहाँ पर उच्च होनी चाहिए। और गलनांक कैसा होना चाहिए? वो निम्न होना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट जो उसका गलनांक है अगर वो हाई होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा जब करंट दूंगी तो वो पिघलेगा ही नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो उसका बहुत हाई है। वो हो सकता है, मैं ये कहूँ, कोई वायर है 50 डिग्री पर ही मेल्ट करने लगता है, लेकिन अगर मैंने उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो वो 100 डिग्री पर मेल्ट करेगा, और करंट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो तब भी नहीं पिघल पाएगा। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। और प्रतिरोधकता, कि करंट को मुझे रोकना है, कि इतने ही करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए। तो प्रतिरोधकता, रोकने की क्षमता, ताकि करंट अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको वो रोक सके, तो उसमें वो रोकने की क्षमता, प्रतिरोधकता, जिसे हम रोकने की क्षमता बोलते हैं करंट की, वो उसमें हाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ होना चाहिए फ्यूज़ वायर जो के लिए, वो बी मटेरियल यूज़ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये भी प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांटों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, और ये वाष्पोत्सर्जन वाला क्वेश्चन ना 2011 से ही चलता हुआ आ रहा है। इसके बारे में हमें यहाँ पर सही जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन है, उनकी पहचान करनी है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सकन पुल विच कॉज वाटर टू रीच ग्रेटर हाइट ऑफ द टॉल प्लांट। देखिए, जैसे सकन पुल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आप स्ट्रॉ डालकर कोई जूस वगैरह पीते हैं, समझ लो वही सकन पुल है। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? ये सकन पुल होता है, और जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर तक भी, पौधों के ऊपर तक, ऊंचाई तक भी पहुंच पाता है। ये बात सही है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट। वाष्पोत्सर्जन पौधों में अनुकूलन तापमान संतुलित करने में मदद करता है। तभी आपने देखा होगा जब आप पौधों के पास जाती हैं तो वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। तो जो एक ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है प्लांट का, वो मेंटेन करने में मदद करता है। जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन है, पानी निकलने की दर है। क्योंकि देखिए, पानी आता कहाँ से है? जड़ों से आता है, प्लांट में आता है। और प्लांट को पानी किस लिए चाहिए? जो प्रकाश संश्लेषण में वो अपना खाना बना रहा है, उसके लिए उसको पानी चाहिए। उतना पानी उसने यूज़ करा, और बाकी पानी कहाँ जाएगा? बाकी पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या होता है? आपके पौधों से बाहर निकल जाता है। याद रखिए, ये है आपका ट्रांसपिरेशन। एक तरह का सकन पूल है, जिसमें पानी नीचे से होता हुआ सब में जाते हुए जो है पत्तियों के थ्रू बाद में बाहर जो है वो स्टोमेटा जो रंध्र हैं उनके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट। वाष्पोत्सर्जन जड़ों को जल के अवशोषण में सहायता करता है, क्योंकि वो खींच के ले जाएगा ना उसको ऊपर। तो सीधी सी बात है, पानी कहाँ से आएगा? जड़ों से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएगा। तो जड़ों में जो पानी है वो एब्जॉर्ब करने में भी वो मदद कर रहा है जड़ों को, तभी वो पानी है फिर ऊपर जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखिए इसमें सीटेट वालों ने जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर दिया है 9 मतलब रहा होगा, या तो इन्होंने कॉमन नंबर दिया है या किसी को भी नंबर यहाँ पर नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया होगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे क्लॉक वाला चैप्टर कहाँ से आ गया। बेसिकली ये क्वेश्चन क्लॉक वाले चैप्टर से नहीं है, ये क्वेश्चन मिरर वाले चैप्टर से है। और दर्पण वाले चैप्टर में भी प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, समतल दर्पण वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, कि जो सीधा है वो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये पढ़ते हैं ना, दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। लिटरली इन्वर्जन की जो प्रॉपर्टी होती है,
प्लेन मिरर की, उस पर आधारित ये क्वेश्चन बनाया गया, ना कि ये क्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मुझसे कह रहे थे कि मैम क्लॉक से क्वेश्चन आया है। क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन मिरर वाले, दर्पण वाले चैप्टर में प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से जो है ये क्वेश्चन बना है। अब देखिए क्लॉक है जो शो कर रही है क्या, 3:15, मतलब उसमें क्या बजा है, 3:15 बजे हुए हैं। इस तरह की क्लॉक है। 3:15 कब बजेंगे, ये तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल है। 3:15 कब बजेंगे, एक ये बड़ी सुई यहाँ पर होगी और छोटी सुई थोड़ी सी आगे बढ़ गई होगी, 3:15 बज रहे होंगे। अब लिटरली इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में अगर मैं देखूँ तो मिरर में क्या इमेज होगी, तो मिरर में इमेज जो ये इधर है ये पलट जाएगा, पलट के जाके उधर पहुँच जाएगा, तो ये तो इधर आ जाएगा बड़ी सुई, सेम जब बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर है तो पलट कर ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, और ये जो इधर है ये पलट कर आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाए, ये जो है इधर आ जाएगा। तो अभी इस समय क्या बजे होंगे, वहाँ पर जो 3:15 बज रहे थे अब वहाँ पर 8:45 बज रहे होंगे, 8:45 बज रहे होंगे। इट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को शायद उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया है। बट अब आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे देखिए इसको समझते हैं, ये नॉर्मल है, 9:10 बज रहे हैं, लेकिन जब मैंने दर्पण में रखा तो दर्पण के उल्टी तरफ क्या बनेगा, ये तो पलट कर उधर चली गई, देखिए यहाँ आ गई, और ये इस तरह से जब मैं लाइन ऐसे खींचूंगी तो ये इस तरह से जो है ये घूम के इधर आ जाएगी, इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हुआ, तो टाइम ये हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, ये देखिए इस तरह से, ये 4 ऐसे है तो ये पलट के इधर आ जाएगा, ये देखिए इधर आ गया। सेम ऐसे ही ये जब इधर की तरफ है तो ये इधर हो जाएगी, इस तरह से देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए नॉर्मल इमेज ये थी, इस टाइम दर्पण ऐसे है तो ये इधर दर्पण में ये इस तरह की इमेज बन गई। तो इसमें भी अगर कन्फ्यूजन रहे तब भी आप ऐसे भी याद रख सकती हैं। सिंपल क्या करें, उस टाइम को 12 घंटे से माइनस कर दें। कितने से माइनस कर दें, 12 घंटे से माइनस कर दें। जैसे अभी क्या बन रहा था, 3:15 बज रहे थे, 3:15 थे, इसको 12 घंटे से माइनस कर दें। 12 घंटे को मैं क्या बोल सकती हूँ, 11:60 भी बोल सकती हूँ, माइनस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 12 घंटे को मैं क्या बोल सकती हूँ, 11:60 भी बोल सकती हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, और 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 बजेगा। तो देखिए कितना आ गया, 8:45 आ गए, मतलब 9:15, 9:15 जो हैं वो यहाँ पर बजेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हैंस आर डैश एंड डैश टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दैम। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुर्गियाँ डैश होती हैं और उनमें डैश निषेचन होता है। देखिए जो मुर्गियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, और जो अंडे देती हैं वो अंड प्रजनक, वो ओविपोरस होती हैं, और जो अपने बच्चों को जन्म देती हैं सहजीवी प्रजक होती हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे जो फीमेल होती हैं वो विविपोरस होंगी, काय, बफेलो, ये जब जो होते हैं, डियर हो गया, हिरन हो गया, है ना, उसके अलावा आपका कंगारू हो गया, ये सारे के सारे विविपोरस होते हैं क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और जो अंडे देते हैं जैसे स्नेक हो गया, आपका लिजार्ड हो गई, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके ओविपोरस होते हैं। तो हैन यहाँ पर ओविपोरस हो जाएगी, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर। अब यहाँ पर निषेचन, जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, देखिए अगर बच्चा या अंडा पेट के अंदर डेवलप हो रहा है, बॉडी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी सरल लोलक का कालावधि निर्भर नहीं करती किस पर। देखिए ये पेडागोजी में भी क्वेश्चन आ रहा था, ये कंटेंट में भी क्वेश्चन आ गया, 2023 में भी ये क्वेश्चन ज़रूर ऐसा रिलेट करता हुआ किसी ना किसी शिफ्ट में 100% बनेगा। देखिए ये पेंडुलम होता है, इस तरह से एक धागे में बांध देते हैं गोला, तो ये पेंडुलम हो गया, ये आपका लोलक हो गया। ये कैसा दोलन, ये कैसी गति करता है, ये कैसा मोशन करता है, इसमें ऑसिलेशन होता है। क्या होता है, इसमें ऑसिलेशन होता है, इसमें दोलन होता है। ये पहले इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, ऐसे जैसे हम झूला झूलते हैं ना, वो बचपन में झूला बैठ के आगे जाता है पीछे जाता है, उसमें भी क्या होता है, दोलन होता है। वो भी एक तरह का आप मान के चल सकते हैं क्या है, आपका लोलक है, पेंडुलम है। ये जो पेंडुलम होता है ना, ये लेंथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये लंबाई पर, लेंथ पर निर्भर करता है। जैसे बचपन में आप झूले पर बैठते थे तो झूल रहे होते थे, तो उसे इधर जाने में आने में कुछ समय लगता था, लेकिन जब आपको झूले को तेज तेज चलाना होता है तो समय को अगर आपको कम करना है तो आप क्या करते थे, झूले पर खड़े हो जाते थे। खड़े होने से क्या होता है, जहाँ से झूला बंधा हुआ होता है उससे और बैठने की दूरी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब आप खड़े हो गए तो आप यहाँ आ गए, तो लेंथ कम हो गई। लेंथ कम होने से क्या हुआ, जो समय पहले इधर से इधर जाने में ज़्यादा लग रहा था अब वो समय कम लगेगा। तो हमें ये पता चला लेंथ कम होती है तो समय भी कम लगता है, लेंथ ज़्यादा है तो समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये जो पेंडुलम है वो लेंथ पर निर्भर करता है, और इसकी एक रिलेशन भी होती है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए ये लेंथ पर निर्भर करे। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है किस पर निर्भर नहीं करता, तो लेंथ
लेंथ पर तो करता है, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लोलक का द्रव्यमान, याद रखेंगे जो मास है, जो ये जो बंधा हुआ है गोला, इस गोले का जो मास है, द्रव्यमान है, उस पर ये जो है टाइम पीरियड, जो समय है वो निर्भर नहीं करता। और मटेरियल ऑफ बॉब, कैसा मटेरियल यूज़ करें आप, कॉपर का, प्लास्टिक का, वो भी मतलब नहीं करता। तो मास और मटेरियल ऑफ बॉब पर निर्भर नहीं करता। जो पदार्थ गोला आप यूज़ कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान और वो गोला किस पदार्थ का बना है, उस पर जो समय है, टाइम पीरियड है, वो निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन, चक्रवातों के महाविपदा प्रबंधन के लिए निम्न में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है। देखिए साइक्लोन जो होता है, जिसे हम वंडर भी बोलते हैं, इस तरह से ये, और ये साइक्लोन कब आ जाता है, जब हाई स्पीड विंड होती हैं और बीच में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। याद रखेंगे प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर, ये क्वेश्चन बनता है, सीटेट में बना है। दाब कैसा होता है, निम्न, दाब लो हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, और स्पीड उसके इर्द गिर्द बहुत हाई स्पीड जो है उसके इर्द गिर्द मूव कर रही होती है। और ये जो लो प्रेशर का एरिया होता है सेंटर में 12 से 13 किलोमीटर का एरिया, इसे हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। याद रखेंगे क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ, इसे हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। और ये शांत एरिया होता है जो लो प्रेशर का बीच में 12 से 13 किलोमीटर का एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, और जो विंड है, हाई स्पीड विंड है, वो इसके इर्द गिर्द इस तरह से घूमती है और इस तरह से पूरा चक्रवात बनता है। ये आपका पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, जो बे ऑफ बंगाल से लगे हुए एरिया हैं, वहाँ पर ज़्यादातर साइक्लोन देखने को मिलता है। साइक्लोन को हम अमेरिका में हरिकेन भी बोलते हैं, और चाइना वगैरह में इसको, जापान में टाइफून भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, इवैक्यूएशन कब होगा, जब साइक्लोन आ जाएगा, तो हमें तो उससे पहले ही उसको रोकने का कुछ काम करना है, तो ये नहीं होगा। मॉनिटरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ संसाधनों के वितरण की देखभाल करना, नहीं कि संसाधन हम क्या क्या देंगे, क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे जब साइक्लोन आएगा, नहीं, हमें उसका मैनेजमेंट करना है, उसको रोकना है आने से पहले ही। तो उसके लिए बेस्ट प्रबंधन, बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड हाउस, घरों के निर्माण में मदद करना, इसका तो साइक्लोन से कोई मतलब नहीं है। अर्ली एंड इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम, प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र, जो पहले ही देखकर हमें बता दे अच्छा इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है तो आप वहाँ से हट जाइए। तो एक ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए जो पहले ही ये बता दे कि हाँ भाई साइक्लोन आने वाला है, और यही आके क्रूशियल रोल प्ले करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज स्पीड से, औसत चाल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है और आगे भी डेफिनेटली बनेगा। देखिए औसत चाल निकालना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, मैंने बहुत बार बता दिया। अब इस फॉर्मूले से तो मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार करा दिए। एक एवरेज स्पीड का शॉर्ट फार्मूला आपको और याद रखना है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसका यूज़ करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जाने की चाल भी दी हो क्वेश्चन में और आने की चाल भी दी हो, मतलब दोनों स्पीड अगर आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर भी अपनी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। दिल्ली और आगरा के मध्य की दूरी 180 किलोमीटर है। ये भाई दिल्ली है और ये भाई आगरा है, और इनके बीच 180 किलोमीटर की दूरी है। सीता ट्रैवल इन अ कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड इट टेक 5 आवर टू रीच आगरा। सीता जो है दिल्ली से आगरा सफ़र करती है और आगरा पहुंचने में उसको 5 घंटे लगे। तो क्वेश्चन में जाते समय उसको हमें पता चल गया 5 घंटे लगे, ठीक है, वाइल रिटर्निंग। और जब वो वापस आ रही है तो उसकी कार की चाल दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी, तो पूरी इस जर्नी में उसको कितना समय लगा जाने और आने में वो बताना है, और साथ में जो उसकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो भी हमको यहाँ पर बतानी है। देखिए जाने में 5 घंटे लगे, आते वक्त वो किसकी स्पीड से वापस, अब देखिए डिस्टेंस तो आते वक्त भी 180 ही रहेगा। आगरा से दिल्ली वो वापस आ रही है, आते हुए डिस्टेंस 180 है, और वो किस स्पीड से लौट कर आ रही है, 60 की स्पीड से आ रही है। तो टाइम उसको कितना लगा, 3 घंटे। मतलब 1 घंटे में अगर वो 60 कवर करती है तो 3 घंटे में वो 180 कवर कर लेगी। तो 3 आवर उसको आने में लगे, तो टोटल टाइम जो लगा वो उसको लगा 8 आवर।
ये क्लियर हो गया हमको। टोटल टाइम उसको कितना लगा, 8 घंटे। और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख के भी हम टोटल डिस्टेंस, जो कि अब मेरा क्या होगा 180 जाने का और 180 आने का, तो कितना हो गया 360 हो गया टोटल डिस्टेंस मेरा। और टोटल टाइम तो मुझे पता चल गया कितना है, 8 घंटे। तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो मतलब आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। 8 घंटे टोटल समय लगा और जाते वक्त जो उसकी एवरेज स्पीड थी, औसत चाल थी, वो कितनी थी 45। ये भी मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। ये शीप वाला जो सेल में हमारी बॉडी में देखिए अलग अलग सेल होते हैं, है ना। रेड ब्लड सेल हो गए, कुछ नर्व सेल होते हैं, हमारी मसल सेल्स हो गए, तो अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, उनकी अलग अलग शेप होती है हमारी बॉडी में। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर बताना है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो इजीली हो जाएगा। तो इन आरबीसी का आकार क्या होता है, शेप क्या होती है, ये हमको बतानी है। तो इनकी जो शेप होती है वो डिस्क जैसी होती है, चक्र के आकार की होती है, कुछ इस तरह के, ये इस तरह से होते हैं। मतलब यहाँ पर नहीं दिख पा रहा, आप नेट पे सर्च करके देखेंगे तो ये डिस्क जैसी फॉर्म जो है वो आरबीसी की देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए जो फ्लैट जो शेप होती है वो बेसिकली किसकी होती है, वो स्किन सेल, जो हमारे स्किन सेल होते हैं वो चपटे होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। लॉन्ग और थिन, देखिए लॉन्ग, थिन और ब्रांच, ये तीनों के फीचर हमें किस में मिलते हैं, नर्व सेल में। किस में मिलते हैं, नर्व जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में उनमें देखने को मिलती है, वो सबसे लंबे सेल होते हैं। ब्रांच सेल भी जो हैं वो आपके नर्व सेल हो जाते हैं, साथ में कभी कभी हम मसल सेल्स में भी जो हैं उनमें भी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जो मसल सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, वो स्पिंडल होती है। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये वहीं से क्वेश्चन बना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि एनसीईआरटी जब हम 6 to 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा अगर मैं एनसीईआरटी देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ से आ गया तो क्या मैं इसको आंसर कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाओगे। इसको उस टर्म में मत देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्यों पूछा गया है क्वेश्चन। कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो आपको पता होगी, उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट में से कोई जो गलत है, गलत कथन है, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो एक्स और वाई हैं वो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, और उनके संयोजन से क्या है, कंपाउंड जेड बनता है, यौगिक जेड बनता है। अब देखिए एक्स वाई प्लस हुए होंगे और उसके बाद एक नया जो है कंपाउंड यहाँ पर बन गया, क्या, जेड। अब ये एक्स वाई अगर सेम होंगे तो क्या कोई नया कंपाउंड जेड बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम यही नहीं कह सकते कि एक्स और वाई जो एटम होंगे वो सेम होंगे, एक्स और वाई के जो परमाणु हैं वो एक समान हैं, यही बात यहाँ पर गलत है। अगर समान होते तो एक नया कंपाउंड जो है वो यहाँ पर नहीं बनता, है ना, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। बाकी एटम ऑफ एक्स वाई आर प्रेजेंट इन जेड, अब देखिए जो एक्स और वाई से मिलकर बन रहा है जेड, तो सीधी सी बात है उसमें एक्स और वाई के एटम तो ज़रूर होंगे, तभी तो वो उनसे मिक्स होकर बना है जेड, तो ये बात यहाँ पर सही है। एटम ऑफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तीनों क्या है यहाँ पर अलग अलग हैं, तीनों के एटम, बिल्कुल ये बात है, क्योंकि जो नया सब्सटेंस बना है उसमें भी जो है कुछ ना कुछ अलग बना होगा, तो तीनों डिफरेंट हैं। अभी मैं इस पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑफ जेड इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, जो जेड के परमाणु का वितरण है वो एक्स और वाई से भिन्न है। देखिए जैसे कार्बन प्लस करा मैंने, तो कार्बन क्या है, एलिमेंट है। अभी एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं मैं वो भी समझा दूंगी। ये तो मैंने एक दूसरे बेसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया और उससे हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर दो चीज़ें एक समान है तो उनसे कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। कार्बन है जो कि आपका एक एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन है वो भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मिले, ये एक्स है और ये वाई है, और उन्होंने मिलके एक कंपाउंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये जेड है। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, अब यहाँ से ये समझते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड जो तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। जो एलिमेंट होते हैं ना उनमें जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, O2, तो इसमें
ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो जो इसमें परमाणु हैं वो एक से ही हैं, ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं, तो वो होता है आपका एलिमेंट तत्व। लेकिन जिसमें 2 या 3 तरह के परमाणु देखने को मिलते हैं, इसमें कार्बन के भी परमाणु हैं और इसमें ऑक्सीजन के, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ये जब जिसमें 2 या 2 से अलग तरह के परमाणु देखने को मिलते हैं तो वो आपका कंपाउंड होता है, वो आपका यौगिक होता है। तो समझ में आया तत्व क्या है, जिसमें एक ही तरह के एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, ये आपका एलिमेंट ही है क्योंकि इसमें जो परमाणु हैं वो एक ही तरह के हैं। और जब ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्व मिले तो इन्होंने क्या करा, कंपाउंड बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी है और ऑक्सीजन के एटम भी हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ आते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कंटेंट का, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन देखेंगे अपने पेडागोजी के। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो सीटेट वालों का हमेशा की तरह बहुत ही अलग है। सीमा टेक 4 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम ABCD। 4 परखनली ली हैं सीमा ने और उनको ABCD के नेम दे दिए हैं। अब उसने क्या करा, इन चारों टेस्ट ट्यूब में आयरन जो नेल है, जो लोहे की कील है, वो इनमें डाल दी और साथ में उसने क्या करा, इन चारों में ये सॉल्यूशन भी डाला, मतलब ये लिक्विड भी डाला। एक में उसने ऑयल डाला, एक में उसने सोडा लाइम डाला, एक में उसने हॉट वाटर डाला और एक में उसने टैप वाटर डाला। ठीक है। शी क्लोजेस ऑल द टेस्ट ट्यूब। फिर उसके बाद इसने ये जो टेस्ट ट्यूब हैं, परख नली हैं, इनको बंद कर दिया और राइट ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज। और कुछ दिनों बाद उसने जो अवलोकन है वो यहाँ पर लिखी। तो उसमें हमें बताना है कि उसकी जो सही अवलोकन होगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन होगा, वो क्या होगा। देखिए जो आयरन नेल है वो ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि जो ऑयल है वो आयरन नेल में जो ऑयल है उसमें ऑक्सीजन को वो रोक लेगा। और आपको पता है जो आयरन नेल है वो रस्ट, जंग उसके ऊपर लगता है और वो तभी लगता है जहाँ पर ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और आपका मॉइस्चर होगा। अगर ये दोनों होंगे तो आयरन के ऊपर जो है वो रस्ट होगा, क्योंकि ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन को रोक देगा, तो यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है। अब यही ऑब्जर्वेशन है, ये कह रहा है कि ए जो है उसमें रस्टिंग होगी, ए में अभी हमने देखा रस्टिंग नहीं होगी, तो ये भी गलत। आयरन नेल इज रस्टेड, ए और बी में नहीं, ए में तो नहीं। अब ऐसे ही सोडा लाइम, जो सोडा लाइम होता है ये मिक्सचर होता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। पहली बात तो क्या है, क्षार है। इसे हम और क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। और यही कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम खाने में, भोजन में प्रोटीन का टेस्ट करते हैं उस टाइम भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का प्रयोग करा जाता है, जिसे हम NaOH बोलते हैं। और साथ में ये जो लाइम सोडा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो मिक्सचर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है CaO, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी हम उसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये सोडा लाइम इसी का मिक्सचर होता है और इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होती। और जब ऑक्सीजन नहीं है तो रस्ट, जो जंग है, वो नहीं लगेगी, क्योंकि आयरन नेल जो होती है, जो लोहे की कील है, उस पर जो रस्ट है, जो जंग है, वो जब ही लगती है जब वहाँ पर ऑक्सीजन होगा और मॉइस्चर होगा, नमी होगी। तो सोडा लाइम भी हट गया। सेम ऐसे ही हॉट वाटर के केस में भी होगा। हॉट वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होती है। जब वो बॉयल होता है तो उसमें से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है। तो हॉट वाटर में भी जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर भी रस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जो टैप वाटर है, नॉर्मल पानी है, उसमें जो है ऑक्सीजन भी है और पानी है तो मॉइस्चर तो होगा। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों होने की वजह से टैप वाटर, ओनली टेस्ट ट्यूब D द आयरन नेल इज रस्टेड वेयर एज A B C आर नॉट रस्टेड। यही सही ऑब्जर्वेशन है जो उसने कॉपी में लिखी होगी। कुछ दिन बाद उसने देखा होगा तो उसने देखा होगा कि जो आयरन नेल है D के केस में वहाँ पर उसमें जंग लग गया है, लेकिन A B C में वो सेम ही रही है। सेम ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है, मैंने चीज़ें हिंदी में भी समझा दी हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा। परखनली D में लोहे की कील पर जंग लग गया
जबकि परख नली ए बी सी की जो कील है उन पर जंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी में जंग नहीं लग सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कंटेंट के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर से अगेन रिवीजन, नोट्स अगर आपको चाहिए बायलिंगुअल एनसीईआरटी के साइंस के 6, 7, 8 के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर 2021-22 और 22-23 जो है विधान सब मिल जाएंगे आपको। सिंपली 120 रुपीज़ मेरी UPI ID है shilpi8@paytm या गूगल पे ID है, इस पर आपको 120 रुपीज़ पे करने हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी मेल ID shilpich511@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं नोट्स के लिए, या व्हाट्सएप नंबर है 9411662115 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए। तो आप जैसी पेमेंट करेंगे आपको नोट्स आपकी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी आपको आपके व्हाट्सएप पर मिलती रहेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चन। तो पेडागोजी का क्वेश्चन देखते हैं 21। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस? विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, विज्ञान सदैववाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, विज्ञान में जैसे जब बच्चा नया नया आता है ना तो उसको जो क्लास में टीचर बता रहा होता है ना वो चीज़ उसके जो जीवन में चल रही होती है ना उनसे रिलेट नहीं करती। तो विज्ञान हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है। जैसे कुछ थ्योरीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं क्योंकि उनमें संदेह होता है। तो याद रखेंगे साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, जब भी ये आ जाए तो याद रखेंगे ये नेचर है विज्ञान का, ये पॉजिटिव पॉइंट है इन रिगार्ड ऑफ नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति के विषय में। साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव नहीं, साइंस टेंटेटिव होती है, सर्वदा वस्तुनिष्ठ है, ये बात यहाँ पर गलत है। साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी, विज्ञान अंतः विषयी अध्ययन है। याद रखेंगे साइंस का जो नेचर है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी भी आता है, बहुत बार पेडागोजी में हमने पीछे भी देखा है, तो ये भी आपका इसमें नेचर में कंसिडर होगा। साइंस इज सेम अक्रॉस ऑल कल्चर, विज्ञान सभी संस्कृतियों में एक समान है, नहीं ये बात गलत है। साइंस जो है एक समान नहीं है, साइंस जो है अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से प्रयोग करी जाती है, वहाँ पर वो सेम नहीं होती। तो यहाँ पर जो सही बात है वो A और C होगी, और A और C हमको देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही विज्ञान की प्रकृति को दर्शाती हैं, साइंस के नेचर को बताती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नाइव कॉन्सेप्शन। ये देखिए नाइव कॉन्सेप्शन वो होते हैं जिनमें बच्चे क्या होते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को मान लेते हैं, है ना, बहुत अर्ली चीज़ों को समझने की कोशिश करना बिना उनके एक्सपेरिमेंट के या उनको जाने सही से, तो वो नाइव कॉन्सेप्शन होता है। विच चिल्ड्रन हैव अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिना, जो बच्चों के अंदर है बहुत से साइंस के कॉन्सेप्ट और फिनोमिना को लेकर, विभिन्न वैज्ञानिक संप्रत्यों और परिघटनाओं के विषय में बच्चों को जो सहज संप्रत्य है उसके विषय में हमें यहाँ पर कुछ बताना है। शुड बी इग्नोर बाय टीचर एज दे आर इर्रिलेवेंट, जो उसके नाइव कॉन्सेप्शन हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं ये बात यहाँ पर गलत हो गई। देखिए कभी भी बच्चे अगर कुछ सोचता है, कुछ जल्दी सोच रहा है, और वो जब वो जल्दी सोच रहा है तो सीधी सी बात है वो चीज़ सोच रहा है जो साइंस के कॉन्सेप्ट में नहीं है। अर्ली सोचना मतलब क्या है, जल्दी सोच रहा है और अपने विचार रख रहा है, ना कि जो साइंस के रियल हैं वो चीज़ों को देख रहा है। तो क्या हमें उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो बच्चा गलत सोच रहा है उसको हमें इस तरह से एक्टिविटी के थ्रू समझाना चाहिए ताकि बच्चे का जो माइंड में गलत है वो सही हो जाए। इस पर ही टीचर का जो है वो फोकस होना चाहिए। शुड बी रिप्लेस्ड बाय टेलिंग द करेक्ट वन, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, उन्हें बोलकर सही संप्रत्यों द्वारा विस्थापित कर देना चाहिए। नहीं, बच्चे को ये फील नहीं कराना है, इससे चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो ये भी यहाँ पर हट जाएगा। शुड बी चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस, उन्हें विरुद्ध प्रमाण द्वारा चुनौती देनी चाहिए। जो बच्चे का नाइव कॉन्सेप्शन है, जो बच्चा अभी बहुत जल्दी सोच रहा है चीज़ों को लेकर जबकि वो असल में कुछ और हैं, तो उनको सही जो एविडेंस हैं उसके साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तब बच्चा रियली में उसको समझेगा, तब उसको कॉन्सेप्ट वहाँ पर वो समझ में आएगा। जैसे बच्चा अगर बचपन में आया है सपोज़, वो अभी ये सोचता है कि पानी में अगर हम कुछ भी डालेंगे तो वो डूब जाएगा, उसको अभी ये बुआंट फोर्स, डेंसिटी, घनत्व का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो वो उसकी एक सोच है, वो नेटिव कॉन्सेप्शन है उसका, वो नाइव कॉन्सेप्शन है उसका कि वो सोच रहा है कि मैं अगर पानी में जाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा, लेकिन उसको स्विमिंग का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अच्छा, स्विमिंग में कैसे तैर पा रहा है इंसान, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है आप देखते हैं वो हाथ पैर हिलाते हैं, वो पानी को हिलाते हैं, पानी को हटाते हैं, और पानी को हटाने से नीचे से बुआंट फोर्स लगती है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट फिर जब उनको पूरा एविडेंस दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनका वो मिसकंसेप्शन है, नाइव कॉन्सेप्शन है,
सहज संप्रत्यय है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस। विज्ञान में संप्रत्ययों के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, जैसे एनालॉजी में होता था। अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे पेडागोजी में, टीचर को सेल टॉपिक पढ़ाना था, कोशिका पढ़ाना था, उसको समझाने के लिए उसने ब्रिक, है ना, नॉन एग्जाम्पल, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल थोड़ी है, ब्रिक वाला एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है। ऐसी हमारी बॉडी में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है वो सेल होता है, वो कोशिका होता है। तो प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर सेल टॉपिक को पढ़ाना था, लेकिन उसने प्रेजेंट करा क्या, नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट। तो वो क्या है साइंस में, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, नहीं, वो तो और उस चीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। लीड टू कॉन्सेप्चुअल गैप, नहीं, कॉन्सेप्चुअल गैप संप्रत्यों की कमियों की ओर अग्रसित करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रमोट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संप्रत्यों की समझ को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। जो बच्चे को सेल टॉपिक, कोशिका जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, जब टीचर ने उसे नॉन एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट किया तो वो उसकी जो समझ है उसको उसने कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पोर्ट्रे अ कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम, निम्न में से कौन सा कथन एक रचनात्मक विज्ञान कक्षा कक्ष को निरूपित करता है। देखिए, जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास साइंस क्लासरूम होती है, बेसिकली उसमें क्या होता है ना, जैसे आप ड्रामा वगैरह देखते हैं ना, बच्चे प्रेजेंट करते हैं, जिसमें जैसे पेड़ को कैसे कंजर्व करना चाहिए उसको लेकर बच्चों की एक्टिविटी कराई जा रही है ना, ड्रामा वगैरह प्रेजेंट करवाई जा रही है, वो चीज़ें कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस क्लासरूम में मतलब उसमें आती हैं। द रोल ऑफ डायलॉग इज गिवन अटेंशन, संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाना। देखिए, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, यही कंस्ट्रक्टिविज्म साइंस में क्लासरूम में आती है, क्योंकि बच्चे यहाँ एक्टिविटी करते हैं तो वो किस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं, वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव आर एक्नॉलेज, विद्यार्थियों की जो बहुल परिप्रेक्ष्य होता है उसको संज्ञान में लिया जाता है, जो उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं उनको एक्नॉलेज करा जाता है, जो अलग अलग तरह से चीज़ों को सोच रहा है, जो कर रहा है, तो उनको वहाँ पर एक्नॉलेज करा जाता है, उनको संज्ञान में लिया जाता है। कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट एरिया इज हाईलाइटेड, विज्ञान और अन्य विषय क्षेत्रों के संबंध पर विशेष बल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए, जब ट्री को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे एज ए ड्रामा के फॉर्म में स्टेज पर जाकर, तो देखिए वहाँ पर वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी वहाँ से जोड़ रहे हैं, उसमें जो अदर सब्जेक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। ऑब्जेक्टिविटी इन रेस्पॉन्सेज इज गिवन इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, उत्तरों की जो वस्तुनिष्ठता है उसको महत्व दिया जाता है, नहीं, यहाँ पर उस चीज़ पर फोकस नहीं करा जाता कि बच्चा क्या उत्तर दे रहा है, उस पर फोकस नहीं, कि बच्चा कैसे कर रहा है और उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उस पर फोकस किया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास में। तो ये यहाँ पर बाहर हो जाएगा। असेसमेंट फोकस्ड ऑन करेक्ट एंड साइंटिफिक रेस्पॉन्सेज, मूल्यांकन सही एवं वैज्ञानिक उत्तरों पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, इस चीज़ पर बल नहीं होता। फिर से मैंने बताया, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन चीज़ों पर फोकस होता है, ना कि ये कि बच्चा सही आंसर दे, बच्चे के रेस्पॉन्स सही हैं या नहीं है। तो डी और ई यहाँ पर गलत होंगे, और जब ए और बी सी सही होंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम इज करेक्टराइज्ड बाय, एक समावेशी विज्ञान कक्षा कक्ष का विशिष्ट लक्षण क्या है। देखिए, समावेशी कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, कोई बच्चा हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा अलग अलग माहौल के बच्चे वहाँ पर सब एक साथ रहते हैं, तो वो आपकी समावेशी कक्षा होती है। तो उसका एक विशिष्ट लक्षण, करेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमको बतानी है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन। देखिए, स्टैंडर्ड पहले से ही निर्धारित जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होगा वो यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरह का है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसका मतलब जो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड बना दिया है उसी के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते। समावेशी कक्षा में हर बच्चा अलग है, तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल प्लान वहाँ पर होते हैं, व्यक्तिगत निर्देश योजना जो है वो बनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पर जो है अलग है। कुछ बच्चे हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हो सकते हैं वो वीक भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हो सकते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पर एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं बना के कि सबको ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड बनाकर उस चीज़ से मूल्यांकन करें, नहीं, इंडिविजुअलाइज मतलब व्यक्तिगत निर्देश योजना जो है वहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन बाय स्पेशल एजुकेटर। देखिए,
समावेशी कक्षा किस लिए होती है, ताकि बच्चों को ये फील ना हो कि हम दो औरों से अलग हैं। और अगर हम उसमें स्पेशल एजुकेटर को बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। एक रूप पाठ्यचर्या एवं निर्देश नहीं, यूनिफॉर्म कैरिकुलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अलग तरह का है, हर बच्चा अलग तरह का है। कुछ अच्छे हैं, कुछ वीक हैं, कुछ इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए हम यूनिफॉर्म कैरिकुलम नहीं रख सकते, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन भी हटेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 2023 के पेपर में भी देखने को मिलेगा, जो एग्जाम आपका जुलाई में होगा। अ स्टूडेंट सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। एक छात्रा ने एक छड़ चुंबक को धागे से लटकाया और अपनी कॉपी में निम्न कथन उसने लिखे। S1 यहाँ पर क्या था जो उसने लिखा, वो हमें देखकर बताना है। जो उसने S1 और S2 लिखे उनके आधार पर बताना है कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन करी, क्या वहाँ पर अवलोकन करा और क्या वहाँ पर निष्कर्ष उसने निकाला। द बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट वन एंड पॉइंट इज इन द नॉर्थ एंड द अदर इज इन द साउथ डायरेक्शन। देखिए जब वो यहाँ पर क्या करा गया, एक धागे से चुंबक को बांधा गया है ना, यही तो लिखा है, अ स्टूडेंट सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड। तो ये चीज़ उसने करी। अब ये चीज़ जब वो करती है तो वो ये देखती है कि जब बार मैग्नेट विराम अवस्था में आती है, स्थिर अवस्था में आती है, तो उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है। तो जो चीज़ देखकर हम बताते हैं उसके बाद, तो वो हमेशा ऑब्जर्वेशन होती है, अवलोकन होता है। तो S1 तो यहाँ पर अवलोकन है। अब वो उसको कितनी बार भी कर ले, बार बार यही चीज़ हो रही है, तो वो तो अवलोकन है। अब उससे एक निष्कर्ष निकल कर आ गया, एक इन्फ्रेंस निकल कर आ गया, क्या कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो ऑब्जर्वेशन उसने की और उससे उसे अब ये पता चल गया कि अगर कोई एक मुक्त लंबित चुंबक है वो हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होगी। तो ये हमारा एक निष्कर्ष निकल कर आया, एक इन्फ्रेंस निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। S1 तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये तो मेरा अवलोकन है, और S2 मेरा इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, और ये 2021 में भी बहुत बार बने थे। ये कौन सा यहाँ पर अपसरित प्रश्न है या ओपन एंडेड है, जहाँ पर मल्टीपल आंसर आते हैं, बच्चे सोचते हैं एक ऐसा आंसर जो है नहीं लेकिन बच्चे फिर भी उसको बता रहे हैं। वाई इज़ वीनस कॉल्ड द इवनिंग स्टार, इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब उस पर गैस के गोले आते हैं, गिरते हैं, तो वो फूट जाते हैं, तो वो चमकते हैं, जिसकी वजह से उसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन में नहीं आएगा। वाई डज लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन अ फुल मून डे, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिनों में क्यों होता है, ये भी पूरा बता देंगे अर्थ सन के कॉन्सेप्ट से। What would happen if the period of rotation and revolution of moon were not the same? क्या होगा जब भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, क्या होगा अगर ऐसे हो जाए, तो याद रखना वो हमेशा ओपन एंडेड या डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, अपसरित प्रश्न होते हैं। क्या होगा यदि चंद्रमा के घूर्ण और परिक्रमण की अवधि एक समान न हो। इनकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो मून का है वो एक समान है, इसी वजह से मून का हमें एक फेस दिखाई देता है ना, सेम फेस ही जो है वो मून का हमें दिखता रहता है। तो उस केस में क्योंकि हम एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो असल में है नहीं, तो जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो है नहीं और उसमें हम बच्चों के आंसर जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के अलग अलग आंसर आते हैं और वही आपके डाइवर्जेंट या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, इसमें सिंपल आंसर है क्योंकि वो सबसे नज़दीक है सन के, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपका सिंपल क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 2023 में ज़रूर देखने को मिलेगा। 21-22 में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत थे। अ टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के विद्यार्थी को निम्नलिखित कार्य दिया। इंटरव्यू 10 चिल्ड्रन फ्रॉम योर नेबरहुड टू फाइंड आउट देयर फूड हैबिट एंड डाइट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, आइडेंटिफाई द हेल्थ डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन। अपने पड़ोस में 10 बच्चों के आहार और भोजन की जो आदतें हैं उनको ज्ञात करने के लिए उनका साक्षात्कार करो। प्राप्त सूचना के आधार पर बच्चों के स्वस्थ आहार के पैटर्न की जो है वो वहाँ पर हमको पहचान करनी
करनी है। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस स्किल हैं जो प्रमोट हो रहे हैं इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप द्वारा प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, किन प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये हमको बताना है। देखिए बच्चे यहाँ पर कुछ देख नहीं रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सिंपल उनको एक टास्क दिया कि 10 बच्चों से जाओ और उनके जो फूड हैबिट है, उनकी जो डाइट है वो लिख कर लाओ। तो बच्चे जाएंगे, उनसे पूछेंगे और लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बच्चों ने गए और उनसे बात करी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या हो, जब वो इंटरेक्शन हुआ तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ, तो संप्रेषण जो है वहाँ पर होगा बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन आएगा, ऑब्जर्विंग नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा ऑब्जर्विंग वाले सारे ऑप्शन। तो कम्युनिकेटिंग किया, फिर उसके बाद उनसे क्या करा, जो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आइडेंटिफाई द हेल्थ डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन। जो अब सूचना तुमको प्राप्त हुई है उसके आधार पर बच्चों में जो स्वस्थ आहार है उनके पैटर्न की पहचान करना, उसे ही हम डिफाइनिंग ऑपरेशनली बोलते हैं, परिचालन परिभाषित करना। जब हम जो वेरिएबल्स वगैरह, जो वैल्यू वगैरह दी गई होती हैं उनको मेज़र करते हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो वो डिफाइनिंग ऑपरेशनली में ही आता है। तो ये प्रोसेस स्किल, ये प्रक्रिया कौशल जो है वो यहाँ पर प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 2023 में ज़रूर देखने को मिलेगा, जहां पर जेंडर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, मोस्टली सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू स्टेम रिलेटेड करियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कैन बी साइंस टीचर यूज। बालिकाओं में स्टेम संबंधित पेशा चुनने के लिए विज्ञान के एक शिक्षक को निम्न में से कौन सी युक्ति का उपयोग करना चाहिए। देखिए स्टेम का मतलब यहाँ से तने से नहीं है, इसका मतलब होता है मुझे याद आ रही है इसकी डेफिनेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, मतलब इन सब्जेक्टों को, इनमें करियर बनाने के लिए अगर हमें लड़कियों को एनकरेज करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज़फुल होंगी। यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, जब भी आ जाए जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लिंग संवेदी भाषा का उपयोग करना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो मुद्दे हैं, जेंडर सेंसिटिव जो इशू हैं उनको डिस्कस करा जाता है और कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होता है वो इससे यहाँ पर दूर होता है। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू क्लास, बिल्कुल कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करना चाहिए। इससे जो अगर कुछ लड़कियां अगर ये सोच रही हैं कि लड़कियां जो हैं इस तरह के सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये डर है वो वहाँ पर ख़त्म होगा जब वो अपने सामने किसी एक वुमेन साइंटिस्ट को ही देखेंगी। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एनकरेज स्टूडेंट इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप, रूढ़ि धारणाओं को जांचने के लिए विद्यार्थियों को सम्मिलित करना। बिल्कुल जो जो स्टीरियोटाइप चलती आ रही है इसको जांचने के लिए बच्चों को साथ लाना और उससे उनको पता चलेगा कि ये सब गलत बातें हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये तीनों तो पॉजिटिव पॉइंट और 3 ही पॉजिटिव पॉइंट बताने थे, A B C ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। मेक जेंडर बेस्ड ग्रुप, ठीक है, कक्षा में लिंग आधारित समूह बनाना। अगर मैं बॉयज़ और गर्ल्स को अलग समूह बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ दिखा दी कि हाँ हो सकता है इन दोनों में इनकी थिंकिंग अलग है और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही निगेटिव होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हैव सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बॉयज़ को अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नहीं, ये भी बहुत गलत होगा। इससे तो जो स्टीरियोटाइप है वो और बढ़ेगी और जो है ये जो गैप है वो और बढ़ता चला जाएगा, जबकि हमें इस गैप को दूर करना है। तो D और E यहाँ पर निगेटिव है, E और B C पॉजिटिव है। ऑप्शन सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर डिजायरेबल फॉर असेसिंग लर्नर मीनिंगफुली इन साइंस। विज्ञान में अधिगमकर्ताओं के अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए कौन सी योजना वांछनीय है, ये हमको बतानी है। सेम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल द लर्नर फॉर पैरिटी, समहर्ता के लिए सभी अधिगमकर्ताओं को एक रूप कार्य देना। देखिए हमें एसेस करना है बच्चों को, बच्चों का मूल्यांकन करना है मीनिंगफुली इन साइंस। अगर उसमें हम सबको एक ही कार्य दे देंगे तो बच्चे एक दूसरे की चीटिंग कर लेंगे, उसमें हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। हर बच्चा अलग है, तो मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग टास्क देंगे और उन्हीं के बेसिस पर उनका हम जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है वो करेंगे, वही वहाँ पर मीनिंगफुल होगा साइंस में। तो ये तो हो गया गलत पॉइंट। लर्नर्स रॉन्ग आंसर शुड बी इग्नोर्ड। देखिए साइंस में जो गलत उत्तर होते हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जब हम पढ़ते भी हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं पहले गलत, बहुत सारी गलत चीज़ें वहाँ पर उन्होंने की थी और उसके बाद वो सही इन्वेंशन तक पहुँचे हैं। तो रॉन्ग आंसर्स को तो प्रमोट करना चाहिए और उनकी जो गलत अवधारणा है उसको दूर करने के लिए हमें जो सही उदाहरण है उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो गया। लर्नर रीजनिंग शुड बी गिवन इंपॉर्टेंट, जो उसकी तार्किंग है, तार्किक थिंकिंग है उसको प्रमोशन करना चाहिए। बिल्कुल अधिगमकर्ताओं की विवेचनाओं को महत्व देना चाहिए, उसे ही हम अर्थपूर्ण मूल्यांकन के लिए
वांछनीय योजना समझेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूँ, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू प्रिसाइज वोकैबुलरी एंड डेफिनेशन। वोकैबुलरी और डेफिनेशन का सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषाओं को महत्व देना, ये साइंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अधिगमकर्ताओं की विवेचनाओं को महत्व देना, जो वो विवेचना कर रहे हैं, है ना, जो तार्किक चिंतन कर रहे हैं, उसके आधार पर जो वो चीज़ें कर रहे हैं, उनकी विवेचनाओं को महत्व देना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या क्या करा, तो वो मीनिंगफुल है साइंस में असेसमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। और इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन करे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।